कम ऑन गाइस, सिर्फ 1 मिनट और उसके बाद हम एंटर करेंगे ईयर 2023 से ईयर 2024 में। ये हे दोस्तों, स्क्रीन पर काउंटडाउन भी शुरू हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पार्टी एंजॉय कर रहे सभी फ्रेंड्स को बस स्क्रीन पर 0 फ्लैश होने का इंतजार था। सभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स के साथ ही लगातार काउंटडाउन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका इंतजार खत्म होते हुए स्क्रीन पर 0 फ्लैश हुआ, वैसे ही उस स्क्रीन में से एक बड़ी ही तेज रोशनी के साथ एक बेहद भयंकर विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के होते ही वो पार्टी हॉल एक बड़ी सी उजाड़ सी जगह में तब्दील हो गया। वहां मौजूद राघव उस विस्फोट के हुए धुएं के कारण ठीक से कुछ देख नहीं पाया। जब थोड़ी देर बाद वो धुआं कुछ कम हुआ तो राघव अपने दोस्तों को पुकारता हुआ इधर उधर देखने लगा। विकी, सोनिया, कहाँ हो तुम सबके सब? मुझे यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? और ये जगह अचानक से ऐसे उजाड़ बंजर की तरह कैसे हो गई? अचानक से हुए उस ब्लास्ट के बाद राघव के अलावा सभी लोग वहां से न जाने कहां गायब हो गए। उन सभी को ढूंढने के लिए राघव उस पार्टी हॉल से निकलकर रिसेप्शन पर गया, लेकिन वो जगह भी अब बिल्कुल बंजर सुनसान पड़ी थी। दूर दूर तक राघव को वहां किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अचानक वहां ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग एक ही पल में वहां से गायब हो गए। तभी उसकी नजर वहां दीवार पर लगे कैलेंडर पर पड़ी। उसने जैसे ही कैलेंडर को ध्यान से देखा तो उस कैलेंडर पर साल 2024 की बजाय 2025 लिखा हुआ था, जिसे देखकर राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बार बार अपनी आंखों को मसलता हुआ उस कैलेंडर को देखने लगा। उसने अपने शक को दूर करने के लिए जब अपना फोन निकालकर उसमें डेट को चेक किया तो उसे यकीन हुआ कि वो सच में साल 2025 में आ गया। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? ये क्या हो रहा है? पहले वो ब्लास्ट, फिर अचानक से वहां से सब लोग गायब हो गए। ये जगह भी वैसी नहीं रही और अब तो ये साल भी नहीं रहा। मैं जब सबके साथ पार्टी में था तो हम साल 2024 में एंटर करने वाले थे, लेकिन ये तो साल 2025 है। मैं ऐसे कैसे यहाँ आ गया? ऐसा तो मैंने सिर्फ टाइम ट्रेवल मूवी में देखा था। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं साल 2024 में वापस जाऊं? ओह माय गॉड। हताश परेशान राघव अपना माथा पकड़े वहां खड़ा ही था कि तभी उसे बाहर की ओर से कुछ आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर उसे लगा कि जरूर उसके अलावा कोई और भी वहां पर मौजूद है। इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर की ओर रोड पर निकल गया। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई तो थोड़ी दूर पर उसे एक आदमी सामने रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी आगे की ओर बढ़ रहा था, इसीलिए राघव उसके पीछे चलता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने उस आदमी को बहुत बार पीछे से आवाज लगाई। अरे भाई, सुनते हो क्या? सुनो, हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मगर वो आदमी उसको अनसुना करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। राघव को उसका ये बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वो तेज कदमों से चलता हुआ उस आदमी के पास जा पहुंचा। राघव ने उससे बात करने के लिए जैसे ही उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, तभी वो आदमी अचानक राघव की ओर पलटा। अरे नहीं, हे भगवान! उसका चेहरा किसी भयानक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। उसका चेहरा बेहद भयानक था और उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसे देखकर राघव बहुत बुरी तरह डर गया और बिना कुछ सोचे समझे वहां से अपने कदमों को पीछे लेते हुए पीछे की ओर भागने लगा। तभी भागते हुए उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। तभी वो भयानक ज़ॉम्बी जैसा इंसान राघव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्लीज बचाओ मुझे।
इतना कहते हुए राघव अपने हाथों के सहारे से उठने की कोशिश करने लगा। वो ठीक से खड़ा हुआ ही था कि तभी वो भयानक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला इंसान राघव के बिल्कुल सामने आ गया। इससे पहले कि राघव कुछ कर पाता, वो अपने खून से सने हाथों को राघव की ओर बढ़ाने लगा। राघव को लगा कि शायद ये पल अब उसकी जिंदगी का आखिरी पल है कि तभी पीछे से दो हाथों ने राघव को अपनी ओर खींच लिया और वो राघव का हाथ पकड़कर बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ राघव को एक बड़ी ही रहस्यमयी जगह पर ले गया। तुम जो भी हो, थैंक यू सो मच। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? ये हमारी दुनिया कैसी हो गई? और ये तुम कुछ पूछो उससे पहले मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। जैसे साल 2020 में एक वायरस ने पूरे इतिहास को बदल दिया था, वैसे ही कुछ साल 2024 में हुआ है, जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इस धरती पर रहने वाले इंसान अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, सिवाय मेरे और तुम्हारे। लेकिन साल 2024 में लोग ज़ॉम्बी तो तब भी बन जाते जब वो साल 2024 में एंटर करते, लेकिन साल 2024 तो कहीं है ही नहीं। ये तो 2025 है। देखो, मेरे पास तुम्हें समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगर तुमने साल 2024 अब तक नहीं देखा है तो इसके पीछे जरूर कोई खास वजह रही होगी। कोई तो ऐसा है जो पूरी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें एक जरिया बनाना चाहता है। देखो, इस दुनिया में अब सिर्फ तुम ही एक लौते इंसान बचे हो जो साल 2024 में पहुंचकर उस एक्सपेरिमेंट को रोक सकते हो। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं एक लौता इंसान बचा हूँ जो इस दुनिया को बचा सकता है? तुम भी तो इंसान ही हो ना, तो तुम क्यों नहीं बचा सकते इन सबको? ये देखो, मेरे हाथ भी अब उन ज़ॉम्बी जैसे बनने लगे हैं। मैं उनके अटैक से नहीं बच पाया, इसलिए थोड़े ही समय में मैं भी अब उनके जैसा बन जाऊंगा। जल्दी चलो मेरे साथ, इससे पहले कि देर हो जाए। ये कहकर वो आदमी राघव को अपने साथ साइंस की किसी लैब के अंदर ले गया। वहां न जाने कितने तरीके के अलग अलग केमिकल्स रखे हुए थे। बहुत ही आधुनिक मशीन्स भी वहां राघव की आंखों के सामने थी। उस आदमी ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे एक घड़ी के आकार की बनी मशीन के पास ले गया। राघव, ये टाइम मशीन है जिसे साइंटिस्ट वेंकट ने इंसानियत के भलाई के लिए बनाया था, लेकिन एक गलत सिग्नल के कांटेक्ट होने की वजह से सब गड़बड़ हो गई और उसी वजह से वो साइंस एक्सपेरिमेंट भी हुआ। तुम्हें इस टाइम मशीन में बैठकर साल 2024 में जाना होगा और उस एक्सपेरिमेंट को होने से रोकना होगा। लेकिन तुम्हारे इस लेकिन के लिए हमारे पास अब समय नहीं है। प्लीज जल्दी करो, बचा लो दुनिया को। उस आदमी की बात मानकर राघव उस टाइम मशीन में जाकर बैठ गया और उस आदमी ने बाहर से टाइम मशीन के गेट को बंद कर दिया। उसके अंदर बैठते ही राघव को अपने सामने एक स्क्रीन और कीबोर्ड दिखाई दिया। उसने कीबोर्ड से 1 जनवरी 2024 टाइप करके जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया, तभी अचानक वो स्क्रीन उस तारीख पर पहुंचती हुई बहुत तेज तेज चलने लगी। थोड़ी देर बाद एक तेज झटके के साथ स्क्रीन 1 जनवरी 2024 पर आकर रुक गई। राघव ने एक पल को कुछ सोचा, लेकिन अगले ही पल वो उस टाइम मशीन का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर निकल गया। उसने ध्यान से देखा तो वो उसी साइंस लैब के अंदर था, बस फर्क था तो समय का। उसने श्योर होने के लिए फिर से अपने मोबाइल में तारीख देखी तो वो 1 जनवरी 2024 का ही दिन था। मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसे मुझे रोकना है? सब कुछ कैसे पता चलेगा मुझे? हे भगवान, मुझे तो लगता है थोड़ी ही देर में मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊंगा। उन कुछ घंटों में राघव के साथ जो भी हो रहा था, राघव अब मानसिक रूप से उन सब चीजों से बहुत ही परेशान होने लगा था। वो खुद से ये सभी बातें कर ही रहा था कि तभी उसे कॉरिडोर में किसी के कदमों की तेज आहट सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर वो चौकन्ना हो गया और लैब में बने बुक शेल्फ के पीछे जाकर छिप गया। तभी लैब के अंदर एक लंबे सफेद बालों वाले एक साइंटिस्ट दाखिल हुए। उन्होंने इधर उधर देखा और अंदर की तरफ जाकर वो एक स्ट्रेचर को ले आए। उस पर किसी की बॉडी रखी हुई थी। पहले तो राघव को लगा कि कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरूर ये किसी जानवर या किसी इंसान की डेड बॉडी होगी,
लेकिन जैसे ही उसने अपने फोन के कैमरे को जूम करके उस बॉडी को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो किसी जानवर या इंसान की डेड बॉडी नहीं बल्कि एक एलियन था जो टाइम मशीन के ग्लिच की वजह से अर्थ पर फंस चुका था। उस साइंटिस्ट ने उसे गवर्नमेंट को सौंपने की बजाय उस एलियन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आज तक कोई भी दूसरी दुनिया और वहां के जीवों के बारे में नहीं जान पाया है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। इस दुनिया का वो मैं पहला इंसान बनूंगा। मैं जानता हूं कि इसके पास बहुत शक्ति है। इसकी शक्ति से मैं पूरी मानव जाति को खत्म कर दूंगा और अपने एक्सपेरिमेंट से एक नई दुनिया बनाऊंगा जिस पर सिर्फ मेरा राज होगा और सब मेरे गुलाम होंगे। इसके अंदर एक ऐसा वायरस है जिसे अगर मैंने किसी एक इंसान के शरीर में भी डाल दिया तो फिर एक के बाद एक इंसान दूसरे इंसानों को मार मार कर खाएगा। बस कुछ ही दिनों में ये पूरी इंसानी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसका मतलब वो आदमी सही कह रहा था, लेकिन ये कोई गलती नहीं, ये तो सोची समझी साजिश है। अगर मुझे सबको इस हैवान से बचाना है तो मुझे इसे खत्म करना होगा, और साथ ही इस टाइम मशीन को भी जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है। ये सोचकर कि शायद इस लैब को जला देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, राघव ने अपने जेब से लाइटर को निकाला, लेकिन तभी बुक शेल्फ में रखी एक किताब नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर वो साइंटिस्ट चौकन्ना हो गया और उसकी नजर सीधे ही राघव पर पड़ गई। तू कब से यहाँ छुपकर मुझ पर नजर रख रहा है? अच्छा हुआ जो मुझे पता चल गया, वरना तू तो मेरा सारा प्लान ही फेल कर देता। इतना कहते हुए साइंटिस्ट ने अपने कोट की पॉकेट से एक चाकू को निकाला और राघव पर हमला करने लगा। जैसे तैसे राघव ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी उस हाथापाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे को इतनी जोर से धक्का दिया कि राघव दरवाजे से टकराता हुआ उस लैब से बाहर गिर पड़ा। तभी साइंटिस्ट भी लड़खड़ाते कदमों से पीछे रखे केमिकल से जाकर टकरा गया। राघव की आंखों के सामने एक केमिकल उस साइंटिस्ट पर गिर गया और वो वहीं के वहीं जलकर राख हो गया। बेशक ये साइंटिस्ट मर गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुझे कैसे भी करके इस एलियन को हमारी दुनिया से दूर भेजना होगा, वरना कल को फिर से इसके जैसे कोई साइंटिस्ट ऐसा ही करने के बारे में सोचेंगे। इतना कहकर राघव उस एलियन के पास गया। उसके अजीब से शरीर को देखकर एक बार को तो राघव बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए एलियन की बॉडी को अपने हाथों में उठाया और उसे टाइम मशीन के अंदर ले जाकर रख दिया। उसने बाहर आकर टाइम मशीन का दरवाजा बंद किया और लैब से बाहर आकर उसने खिड़की से लैब के अंदर अपना जलता हुआ लाइटर फेंक दिया और बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ उस लैब से दूर भाग गया। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे एक बहुत तेज विस्फोट की आवाज सुनाई दी। वो लैब बुरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और उसके अंदर की हर एक चीज अब राख बन चुकी थी। उस विस्फोट से हुए धमाके के डर के कारण राघव की आंखें बंद हो गई। अब जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी हॉल में है और सामने लगी स्क्रीन पर न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हैप्पी न्यू ईयर 2024। अपनी आंखों के सामने स्क्रीन पर हैप्पी न्यू ईयर 2024 देखकर राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि बीते उन कुछ घंटों में उसने वो लड़ाई लड़कर पूरी दुनिया को साइंटिस्ट के हाथों खत्म होने से बचा लिया था। आप सभी दोस्तों को अनकहे किस्से टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत शुभ होगा। यार बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे वहाँ नहीं जाना। देखो हमें सड़क के रास्ते से ही चलना चाहिए। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? ये एक शॉर्टकट रास्ता है और वैसे भी उन्होंने अपना फार्म हाउस जंगलों के अंदर ही बनाया हुआ है, न कि सड़क किनारे। भाई और कितना दूर है अभी?
मेरे तो पैर दर्द होने लगे हैं चलते चलते। सही कहा, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। ऊपर से इस जंगल के अंदर मुझे डर भी लग रहा है। डर क्यों रही हो? हम सब साथ हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जंगलों में निशाचर होती है जो लोगों का खून पीती है। लगता है तुम बचपन में खाना नहीं खाया करती थी, तभी तुम्हारी माँ तुम्हें डरा कर खाना खिलाया करती होगी और झूठी कहानी बनाया करती होगी। मेरी बात को नजरअंदाज मत करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब हकीकत में होता है। आराध्या ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। आराध्या पीछे पलट कर देखती है लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता, जिसके बाद आराध्या एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ चलने लगती है और तभी एक तेज हवा का झोंका आराध्या के कानों को छू कर जाता है और उस हवा के झोंके में जैसे किसी ने आराध्या का नाम पुकारा हो। आराध्या। उस आवाज को सुनकर आराध्या एक झटके से पीछे मुड़ती है, पर उसे उस जंगल में जंगल और काले अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हुआ आराध्या? वो आवाज सुनी तुमने? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। नहीं तो, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। आराध्या, ये सब तुम्हारा वहम है। मैं कह रहा हूँ कि तुम ये फालतू की चीज सोचना बंद कर दो। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, पर जो भी है ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मुझे इनके आगे कुछ नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। फिलहाल चलो, हमें कहाँ चलना है? वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें जंगलों के अंदर एक रोशनी नजर आती है। वो सभी उस रोशनी की तरफ जाते हैं। चारों तरफ बहुत तेज अंधेरा होता है, लेकिन देखते ही देखते वो जंगलों के बीच फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर फार्म हाउस को बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है। वहां पर मयंक अपने सभी दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें गले से लगाता है। जितना भी उनका डर था वो सब जा चुका था, क्योंकि अब वो आराम से फार्म हाउस के अंदर पार्टी कर रहे थे। ये मयंक का 22वां बर्थडे था और वो अपने बर्थडे के चलते सभी को पार्टी दे रहा था, लेकिन सभी दोस्तों के आने के बाद भी उसे किसी का इंतजार था। क्या हुआ मयंक, तुम केक कट क्यों नहीं कर रहे हो? चलो जल्दी से केक कट करो ना। वो आने ही वाली होगी, बस अब थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन आने वाली है? क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है? तुम ऐसा भी समझ सकते हो। इतना बोलकर मयंक शर्माने लगता है। तभी उसके फार्म हाउस का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर एक बहुत सुंदर लड़की आ रही होती है, जिसने पतली कमर और सुंदर शरीर के साथ साथ लाल रंग की साड़ी पहनी होती है। साथ में उसके लंबे लंबे बाल थे। उसकी सुंदरता मानो जैसे फार्म हाउस की सजावट को 4 चांद लगा रही हो। सबकी नजर अचानक से उस लड़की पर पड़ती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि लड़कियां भी उसकी खूबसूरती को देखकर उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पा रही थी। तभी वो लड़की हाथों में फूल लिए मयंक के पास आती है और उसे गुलाब का फूल देकर बर्थडे की शुभकामनाएं देती है। उसके चेहरे की हंसी को देखकर सभी लड़के मोहित हो जाते हैं। इतने में पुनीत कहता है, अरे मयंक, क्या कंटाप लड़की है ये? अरे मैंने ऐसी लड़की पूरी कायनात में कभी नहीं देखी। अरे ये तो खूबसूरती में मिस वर्ल्ड को भी फेल कर रही है। ओ तू अपना मुंह बंद रख, ये कोई मिस वर्ल्ड नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम निशा है। ये सुनते ही आराध्या हैरान हो जाती है। वो निशा को देखती ही रह जाती है। उसके मन में निशा को लेकर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ निशा मयंक और उसके सभी दोस्तों से बात कर रही होती है। उसके हंसते हुए बात करने की तरीके से सब लोग बहुत मोहित होते हैं। निशा सभी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। इस बात से सब लोग बहुत खुश होते हैं, मानो उस पार्टी को 4 चांद लग गए हो। और सभी निशा के साथ डांस भी करते हैं। देखते ही देखते आधी रात हो जाती है और सभी कुछ ड्रिंक्स के साथ पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। चलो बहुत रात हो गई है, अब हमें आराम करना चाहिए। कल हम अपने अपने घर के लिए निकलेंगे। चलो निशा, कमरे में चलते हैं। मयंक निशा की कमर में हाथ डालकर उसे कमरे के अंदर ले जाता है। निशा भी मयंक के करीब जाकर मदहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही घड़ी के अंदर 3 बजते हैं, निशा देखते ही देखते बला की खूबसूरत से
भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। उसे देखकर मुर्दा दोबारा मर जाए इतनी खौफनाक लगने लगती है। मयंक के पूरे चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं और वो हैरान हो जाता है। अभी तक जिस हसीन लड़की के साथ वो अपनी शाम बिता रहा था, वो एक भयानक चुड़ैल कैसे बन गई? ये बात उसे परेशान करने लगती है। इतने में निशा मयंक से कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे दूर क्यों हो गए हो? मेरे पास आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। कौन हो तुम? मयंक की ये बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर मयंक और भी ज्यादा डरने लगता है। तभी निशा एकदम से उनके पास जाती है और उसके गले में अपने नुकीले दांत मारकर उसका सारा खून चूसने लगती है। देखते देखते निशा मयंक के पूरे शरीर का खून चूसकर उसके शरीर को सुखा देती है, मानो जैसे उसके शरीर से सब कुछ खत्म हो गया हो। आज मेरी प्यास बुझी है। अब मैं अपने आप को और शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। अभी तो मैं और भी शक्तिशाली महसूस करूंगी, क्योंकि आज मुझे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 लोगों का खून पीने का मौका मिलेगा। इस तरह निशा मयंक का खून पीने के बाद पुनीत के कमरे में जाती है। जैसे ही पुनीत अपने सामने भयानक चुड़ैल को देखता है, वो डर के मारे कांपने लगता है। पुनीत कुछ कर पाता, इतने में तो वो चुड़ैल उसको अचानक से पकड़ लेती है और उसके गले में अपने नुकीले दांत मारकर उसका सारा खून चूसने लगती है। धीरे धीरे वो उसके शरीर का भी सारा खून पी जाती है और खून पीने के बाद वो खुद को और भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस करती है। बेचारे पुनीत के शरीर से सारा खून खत्म होने पर वो बिल्कुल सूख जाता है। खून का एक एक कतरा पीने के बाद चुड़ैल उसे छोड़ देती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। आज मैं सबका खून पी जाऊंगी। निशाचर एक एक करके सभी के कमरे में जाती है और सभी का खून पी जाती है। आखिरी में आराध्या का कमरा बचता है। जब चुड़ैल आराध्या के कमरे में जाती है तो उसे आराध्या कहीं नजर नहीं आती। बस मेरा एक और शिकार रह गया है। इसका खून पीने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाऊंगी। आज अमावस्या की रात है। आज मुझे किसी भी कीमत पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होना है। उसके बाद मेरे जितना ताकतवर और मेरे जितना खूबसूरत हसीन कोई नहीं होगा। मैं जो चाहूंगी मुझे सब हासिल होगा। चुड़ैल पूरे घर में आराध्या को ढूंढती है, लेकिन उसे आराध्या कहीं नहीं मिलती। वो एक एक कमरे में जाती है, लेकिन फिर भी उसके सामने आराध्या नहीं आती, जिसकी वजह से चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपनी पूरी ताकत से पूरे घर को हिलाकर रख देती है। तभी आराध्या चुड़ैल के सामने आती है। मार डाला तुमने, मेरे सभी दोस्तों को मार डाला। मुझे पता था कि तुम चुड़ैल हो। तुम मासूम लोगों का खून पी जाती हो और अपनी शक्तियों को बढ़ाती हो। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। मैं सबका खून पीती हूँ और अब तेरी बारी। अब मैं तेरा खून पी जाऊंगी और तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। चुड़ैल इतना कहकर धीरे धीरे आराध्या की तरफ बढ़ने लगती है और आराध्या अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे करती है। आराध्या बहुत डर चुकी थी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे भयानक चुड़ैल के करीब आते आते अपनी मौत और नजदीक से दिखाई देने लगती है। जैसे चुड़ैल आराध्या के करीब पहुंचकर उसे अपनी तरफ पकड़कर खींचने वाली होती है, उसी वक्त चुड़ैल जैसी आराध्या को स्पर्श करती है, उसे बहुत तेज झटका लगता है और उस झटके से वो हवा में उड़ते हुए दीवार पर जाकर गिरती है। अब चुड़ैल की आंखों में एक भयानक खौफ नजर आ रहा था। जो खुद इतनी डरावनी और खतरनाक थी, वो एक मामूली इंसान जैसे दिखने वाली लड़की से डर रही थी। चुड़ैल अब इस हालत में थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी आराध्या मुस्कुराने लगती है। मुझे इतना बड़ा झटका कैसे लगा? आज तक मेरे सामने कोई नहीं टिक पाया ना ही मुझे कोई हरा पाया। मैंने जिसका चाहा उसका खून पिया, लेकिन तुम्हें छूने पर मुझे इतना बड़ा झटका लगा और मैं अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आखिर कौन हो तुम और तुम खड़ी हुई मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या राज है तुम्हारी इस रहस्यमयी हंसी का?
चुड़ैल के इतना बोलते ही आराध्या जोर जोर से हंसती है। तू इन सभी का खून पी सकती है, लेकिन मेरा नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी कमजोरी क्या है और मैंने तेरी कमजोरी पकड़ ली है। अब तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती और आज तेरा आखिरी दिन है। देख अब मैं तुझे कैसे खत्म करती हूँ। आराध्या इतना कहकर वहाँ पर पड़ी कुछ लकड़ियों को जलाकर उस आग के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाती है, जिसमें वो बैठ जाती है। आराध्या के पास जानवर के कटे हुए बाल और उसकी खाल थी। माना जाता है कि जानवर की बदबू से भयानक प्रेत आत्माएं भी दूर भाग जाते हैं। आराध्या ने कुछ ऐसा ही किया था। उसने बहुत चालाकी से पार्टी के समय निशा के बाल काटकर जानवर की चर्बी में बांध दिए थे और उसे अपने पास रखा था। इसी के कारण चुड़ैल आराध्या का कुछ नहीं कर पाई थी। वो उस अग्नि में जानवर की चर्बी के साथ निशा के बालों को जला देती है। देखते ही देखते वहां एक काला धुआं प्रकट होता है। वो काला धुआं धीरे धीरे चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेता है। उसकी सारी शक्तियां उस धुएं के साथ साथ उसके अंदर से निकल जाती है और वो बहुत कमजोर हो जाती है। तभी आराध्या अपने मुंह से एक मंत्र का जप करती है और चुड़ैल के पैरों की धूल को अग्नि में फूंकती है, जिससे चुड़ैल और भी ज्यादा तड़पने लगती है। माँ, आपकी सुनाई हुई कहानी और बताए हुए तौर से आज मैं इस चुड़ैल का खात्मा कर सकूंगी। आज के बाद ये चुड़ैल फिर कभी किसी का खून नहीं पी पाएगी। आराध्या की माँ ने बचपन में उसे चुड़ैल की कहानी तो सुनाई ही थी, बल्कि उसकी माँ ने अपने जिंदगी में कई चुड़ैलों का अंत भी किया था, जो अपनी ताकत के लिए मासूम लोगों के शरीर से रक्त पिया करती थी। एक रात आराध्या ने ये सब अपनी माँ को करते हुए देख लिया था और उसके अगले दिन ही उसने अपनी माँ से सब कुछ पूछा था, जिसके बाद उसके बारे में उसकी माँ ने उसे सब कुछ बताया था। बस वही सब करके आराध्या ने चुड़ैल को पूरी तरह से अमावस्या की रात को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। चुड़ैल एक काले धुएं में बदल जाती है। आराध्या उसे एक कांच की बोतल में भरकर समंदर में फेंक देती है और हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से निकलकर चली जाती है। उसे अपने दोस्तों को खोने का अफसोस तो था, लेकिन अपनी जान बचने की खुशी भी थी। अब वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करती है और आगे बढ़ती है। देश में कोरोना की दस्तक के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए रेलगाड़ी का स्लीपर कोच पूरा खाली पड़ा हुआ था। रेलगाड़ी को छूटे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ हवा में बातें करती बढ़ी जा रही थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। ट्रेन के स्लीपर कोच में अपनी बर्थ के पास बैठा हुआ आदमी बेहद रहस्यमय लग रहा था। उसने सफेद रंग की शर्ट के साथ सफेद पैंट पहन रखी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पूरे कोच के खाली होने पर भी वो आधी रात को अकेला अपनी बर्थ पर बैठा हुआ एक अजीब व गरीब सी किताब के पन्ने पलट रहा था। इस डरावने माहौल में वो जो किताब पढ़ रहा था वो किसी पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। आसपास के माहौल से बेखबर वो अपनी किताब में खोया हुआ था। कुछ देर बाद कोच में किसी के ट्रॉली बैग खींचने की आवाज सुनाई देने लगी। अपनी किताब से नजर हटाकर उसने सामने देखा। अचानक ही कोच की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और बाहर की बिजली के कड़कने की तेज आवाज भी सुनाई देने लगी। तेज हवा के कारण एकाएक खिड़की पर लगा कांच टूटकर कोच में बिखर गया। टूटे हुए कांच में से एक काला साया तेजी से अंदर आया, जिसे देखकर वो आदमी डर गया। अगले पल ठीक से देखने पर पता चला वो साया कुछ और नहीं बल्कि एक काला कौवा था। ट्रेन के अंदर का माहौल सचमुच बहुत रहस्यमय सा होता जा रहा था। तभी सामने से एक लड़का ट्रॉली बैग खींचता हुआ ठीक उसकी सीट के सामने आकर रुका और वहीं पर सामान एडजस्ट करके बैठ गया। चलती हुई ट्रेन में किसी सहयात्री का अचानक दिखाई पड़ना, वो भी जब पूरा डिब्बा खाली हो। किताब पढ़ता आदमी थोड़ा घबरा गया। उसने अपनी आंखों के आगे से किताब को नीचे कर सहयात्री की ओर देखकर एक फीकी सी मुस्कान दिखाई। हाय, मैं अभिनव। हाय, मैं श्याम। आप अचानक यहाँ? जानबूझकर श्याम ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ओह यस, एक्चुअली मैंने लास्ट मिनट पर ट्रेन ली तो मैं पीछे वाली बोगी में चढ़ गया था।
किसी ने कहा कि आप अपने कोच में जाकर बैठो, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। उस सन की टीसी के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। अभिनव की बात सुनकर शाम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से अपना ध्यान किताब की ओर लगा दिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अभिनव ने शाम से अगला प्रश्न किया, आप ये किताब पढ़ रहे हैं, मतलब आप इन सब बातों में मानते हैं? क्यों, आप नहीं मानते क्या? ये किताबों में छपने वाले किस्से कहानी पढ़कर तो मुझे हंसी आ जाती है। इनको लिखने वाले अधिकतर वे लोग होते हैं जिन्होंने वास्तव में कभी प्रेत का सामना किया ही नहीं होता। आपने ये किताब पढ़ी है? बिना पढ़े ही आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि लेखक ने जो लिखा है सब कोरी कल्पना है? मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच्चाई में प्रेत कैसे होते हैं। वास्तव में छलावा क्या होता है जानना चाहेंगे? क्या वाकई आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है? शाम की बात सुनकर अभिनव ने रहस्यमयी सी मुस्कान दिखाते हुए अपने पास रखी थर्मस के ढक्कन को खोला और चाय को 2 कपों में उड़ेलकर एक कप शाम की ओर बढ़ा दिया। अभी रात के 2 बज रहे हैं। ये प्रेत काल चल रहा है। इस समय मैं बाहर का कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। शाम की बात सुनकर चाय के कप से सुड़कियाँ लेते हुए अभिनव ने कहना शुरू किया, मैं सिटी हॉस्पिटल में मुर्दाघर में गार्ड की नौकरी करता हूँ। यूँ तो मेरी शिफ्ट रात को 9 बजे ख़त्म हो जाती है और मैं मुर्दाघर में ताला लगाकर अपने घर की ओर निकल जाता हूँ। लेकिन उस रात सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मुर्दाघर में कई सारी डेड बॉडीज लाई गई थी। सारी फॉर्मेलिटीज होते होते रात के तकरीबन 1 बज गए थे। हॉस्पिटल वैसे भी शहर से बाहर बना हुआ है। रात के 1 बजे जब मैं घर जाने के लिए निकला तब सब सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। हॉस्पिटल से मेरे घर जाने वाली सड़क पर कोहरे के बादल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ा कि एक काली बिल्ली तेजी से दौड़ती हुई मेरी बाइक के आगे आ गई। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मेरी बाइक के नीचे आ ही गई। दुखी मन से मैं बाइक के नीचे उतरा, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा मैं हैरान रह गया। मेरी बाइक के नीचे तो क्या, आसपास भी कोई बिल्ली नहीं थी, न ही मेरे टायर में खून जैसा कुछ था। अपनी खुली आंखों से मैंने बिल्ली को टायर के नीचे आते देखा था, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई। सकपकाता सा मैं वहां से उठा और अपनी बाइक को तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगा। मेरी मोटरसाइकिल तेज स्पीड में कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर में मैं मेन रोड पार करके जंगल से होकर गुजरने वाली रोड पर पहुंच गया था। अचानक ही ना जाने कहां से मेरे चेहरे पर एक सफेद रंग की चादर आकर लिपट गई। मैं बिल्कुल घबरा गया और इसी घबराहट में मेरी बाइक पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ी। जैसे ही मैं नीचे से उठा वो चादर गायब हो चुकी थी। मैंने यहाँ वहां देखा पर मेरे अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मुझे हल्की चोटें आई थी पर फिर भी अपनी चोट की परवाह न करते हुए मैं उठकर अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। उसी पल मैंने अपनी बाइक के साइड मिरर में देखा कोई सफेद सा साया जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा है मेरी ओर आ रहा था। एक ही पल में वो साया बिजली की सी तेजी से मेरी ओर बढ़ा और ठीक मेरे पीछे पहुंच गया। घबरा कर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तो उस ठंडी रात में भी मैं पसीने पसीने होने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि कोई छलावा मेरे साथ चल रहा है। किसी तरह अपनी धड़कन पर काबू करते हुए मैंने बाइक स्टार्ट की। तभी वहीं सफेद कपड़ों और खून टपकते चेहरे वाला साया मेरी बाइक के ठीक सामने दिखाई देने लगा। स्पीड ज्यादा होने के कारण मैं ब्रेक नहीं लगा सका और मेरी बाइक उसके शरीर के आर पार निकल गई। मुझे कपकपी छूट रही थी। अब तो मैं भगवान से किसी भी तरह वो सुनसान जंगल पार कराने की विनती करने लगा। लगभग 300 मीटर आगे बढ़ा हुआ कि एक लड़की जीन्स टॉप पहने हाथ में मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन किए मुझे देखकर हवा में हाथ हिलाने लगी। पास में एक स्कूटी जमीन पर गिरी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा लड़की शायद मुसीबत में है, इसलिए मैंने बाइक रोक दी। अब प्लीज मुझे सिटी एरिया तक छोड़ देंगे? प्लीज प्लीज, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लड़की की बात सुनकर मैं मना नहीं कर पाया और उसे अपने पीछे बिठा लिया। लड़की भी बड़ी आराम से बाइक के पीछे बैठ गई। अब मैं 1 से 2 हो गया था। वो कहते हैं ना कि 1 से भले 2, इसलिए डर भी थोड़ा कम लग रहा था। माहौल को थोड़ा सहज करने के लिए मैंने लड़की से अगला प्रश्न पूछा, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? मैं कुछ जरूरी काम से लगभग 10 बजे घर से निकली थी। तो फिर तब से यहीं खड़ी हुई हो? अब तो लगभग 2 बज रहे हैं। हाँ,
जंगल में मेरी स्कूटी के सामने न जाने कहां से दो छोटे छोटे बच्चे आ गए। उन्हें बचाते बचाते मेरी स्कूटी एक पेड़ से जाकर टकराई। तेज स्पीड होने के कारण मेरी स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। ओह माय गॉड, लगता है ये जंगल रात में सेफ नहीं है। मेरा भी कुछ आपके जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ है अभी। चलो थैंक्स टू गॉड कि स्कूटी के परखच्चे उड़ने के बाद भी आप सही सलामत हैं। तुमने स्कूटी के पास मेरी खून से सनी हुई लाश नहीं देखी थी क्या? उस लड़की की बात सुनकर मेरा डर के मारे खून जम गया था। किसी तरह हिम्मत करके मैंने साइड मिरर से पीछे की सीट की तरफ देखने की कोशिश की। मेरी बैक सीट बिल्कुल खाली थी। मैं जिससे अभी तक बातें कर रहा था वो वास्तव में थी ही नहीं। अगले ही पल मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं लगभग अपनी चेतना खोने ही वाला था कि मेरे कानों में कुछ गीला सा स्पर्श हुआ और ऐसा लगा कि कोई सामने खड़ा होकर मुझे पुकार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं होश में हूं या बेहोश। मेरे कानों में आती अभिनव की भयानक डरावनी आवाज और वो सफेद कपड़े वाले साए को मैं खुली आंखों से महसूस कर सकता था। इतना सब देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। वाओ, इंटरेस्टिंग। आप तो बड़े अनुभवी और जानकार आदमी निकले। आपका अनुभव वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। आपने तो खुली आंखों से प्रेत को देखा है और मान गए आपकी हिम्मत को कि ऐसे डरावने जंगल में आप एक लड़की की मदद करने के लिए रुक गए। अच्छा, आप जानना चाहते थे ना कि मैं भूत प्रेत और छलावे में यकीन करता हूं या नहीं? आपको एक राज की बात बताता हूं। ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूं ना, ये कोई आम किताब नहीं है। इस किताब में जितने भी किस्से हैं वो सब सच्ची घटनाएं हैं। आपको इनमें से एक कहानी सुनाता हूं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे, नाम था उनका चंद्रमोहन अग्रवाल। जो भी बड़े से बड़े केस पुलिस और सीआईडी से नहीं सुलझ पाते थे, पुलिस की ओर से अंदर ही अंदर चंद्रबाबू को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। चंद्रबाबू में न जाने ऐसी क्या बात थी कि हर गुत्थी उनके सामने आकर जैसे खुद ब खुद खुल जाती थी। चंद्रबाबू जितने काम के बंदे थे उतने ही रहस्यमयी भी थे। उनका दुनिया समाज में किसी के साथ उठना बैठना नहीं था। हमेशा मुर्दों की तरह सफेद कपड़े पहनते, चेहरा ऐसा लगता जैसे कोई भाव न हो। न खाने पीने के शौकीन थे, न बोलने चालने के। रुपयों का भी उन्हें कोई लालच नहीं था। फिर भी असंभव से असंभव केस वो चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेते थे। एक बार एक सब इंस्पेक्टर जो नया नया महकमे में भर्ती हुआ था, उसे चंदर बाबू के बारे में पता चला। जो गुत्थी हमारा पूरा डिपार्टमेंट नहीं हल कर पाता है, आखिर एक रात में ये चंदर बाबू ऐसा क्या करते हैं कि केस के सारे पत्ते इनके सामने खुल जाते हैं। सब इंस्पेक्टर इस चंदर बाबू की पहेली को सुलझाना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले उनका पता निकाला। चंदर बाबू जहाँ रहते थे वो एक पुरानी हवेली थी। हर तरफ झाड़ियां और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई वहां रहता है। दिन ढल गया था। सब इंस्पेक्टर चंद्र बाबू के कमरे के पास की खिड़की के पास छिपा हुआ था। आज वो इस बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य जानना चाहता था। क्या लगता है आपको, इस बंद दरवाजे का क्या रहस्य हो सकता है? मेरी उत्सुकता तो चरम पर है। आप ही बताइए, इंस्पेक्टर को उस खिड़की से क्या दिखाई दिया? प्रेत आग से दूर रहते हैं, ये तो सुना ही होगा आपने। जी सुना तो है। अरे आग से याद आया, फिर तो अपनी सुरक्षा के लिए माचिस तो जरूर रखते होंगे आप। क्या मतलब क्या है आपका? नहीं, मेरे पास कोई माचिस नहीं है। अरे वो थोड़ा सिगरेट पीने की तलब उठी तो पूछ लिया। सिगरेट पीकर आगे की कहानी सुनाने का मजा ही कुछ और होगा। शाम की बात सुनकर अभिनव जैसे सिरे से उखड़ गया था। देखिए, आप आगे की कहानी सुनाइए या मत सुनाइए, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे सामने सिगरेट का नाम मत लीजिए। ठीक है, आप आराम से सिगरेट पी लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे यार, ऐसे कहानी अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब तो तुम्हें कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तुम तो सिगरेट के नाम से ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम ही प्रेत हो। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? चलो शांत हो जाओ और आगे सुनो। इंस्पेक्टर खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंदर देखने लगा। कुछ ही पलों में उसने देखा कि चंदर बाबू के साथ कमरे में एक धुआंनुमा आकृति बैठी बातें कर रही है। धीरे धीरे वो धुआं एक विशाल भयानक शक्ल वाले जिन में बदल गया।
जिन चंद्र बाबू के साथ बातें कर रहा था और इंस्पेक्टर वहां खिड़की के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की नजर से तो आप एक बार बच सकते हो, लेकिन इन भूत प्रेत और जिन की नजर भेद पाना नामुमकिन होता है और इनकी नजर से इंसान कभी नहीं बच सकता। जैसे ही जिन को लगा कि उसका भेद इंस्पेक्टर के आगे खुलने को है, उसने इंस्पेक्टर को झट से दबोच लिया। उस रात जिन ने 2 शिकार किए, एक चंद्रबाबू का, दूसरा उस सब इंस्पेक्टर का। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये कहानी सच्ची है और जिन का राज जानने वाले दोनों लोग मारे गए थे, तो इस कहानी को किताब में किसने लिखा? आप अभी भी नहीं समझे अभिनव बाबू? ये किताब उसी जिन ने लिखी है। जब भी वो नया शिकार करता है, उसकी कहानी इस किताब में लिख देता है। तो ये किताब आपके पास कैसे आई? क्योंकि मैं ही वो जिन हूँ और मेरा अगला शिकार तुम हो। इतना कहते ही शाम की शक्ल बदलने लगी। कुछ ही पलों में वो एक 10 फीट का भयानक शक्ल वाला जिन बन चुका था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कर पाता, जिन ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसका शिकार कर लिया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।